कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ आप सब सकुशल और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम वर्ण विचार का अगला भाग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका प्रथम भाग किया था, जिसमें वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, स्वर किसे कहते हैं और मात्राएं, र के कुछ रूप मैंने आपको बताए थे। आज हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर क्या थे? स्वर वर्णमाला के वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। वे स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। परंतु व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम व्यंजन क्या बोलेंगे? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है। ये मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में 33 है, 33, और संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन को मिलाकर ये 39 हो जाते हैं, 39। तो सबसे पहले हम लेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के तीन भेद हैं। पहला है स्पर्श, फिर है अंतस्थ और फिर है ऊष्म। उच्चारण के आधार पर हम इनको 3 भेदों में बांटते हैं। पहला है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ये 25 होते हैं। आप इधर देखिए, इनको हमने 5 वर्गों में डाला है। ये 25 हैं। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, ञ। दूसरा वर्ग है च वर्ग, च, च, ज, झ, ञ। तीसरा वर्ग है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब आप इधर देखिए कि जो भी पहला इसका वर्ण है उसी के नाम पर हमने इस वर्ग का नाम रखा है। और इसको याद करने का बहुत आसान तरीका होता है। जैसे हम वॉवल्स याद करते थे AEIOU फिंगर्स पे, ऐसे ही हम इसको याद कर सकते हैं क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। ऐसे याद करेंगे तो आपको वर्णमाला बहुत आसानी से याद हो जाती है। उसके बाद अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? हम इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के भिन्न भिन्न भागों को छूती है और तब वो स्वर की ध्वनि मुख से बाहर आती है। मुख के कौन कौन से भाग होते हैं हमारे? अंदर देखो, तालु होता है, कंठ होता है, दांत हैं, होंठ हैं। कुछ हम जो व्यंजन है होंठों से बोलते हैं, कुछ में दांत के साथ टकराती है हमारी जीभ, कुछ कंठ से बोले जाते हैं। तो उसी के अनुसार इनको हम स्पर्श व्यंजन करते हैं। इसमें जो वायु है वो अलग अलग भागों को स्पर्श करती हुई, टच करती हुई बाहर निकलती है, इसलिए ये स्पर्श व्यंजन है। ये 25 हैं वर्गों, 5 वर्गों में इनको हमने डाला हुआ है। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व, 4 हैं ये। इसमें जो हमारी जीभ है वो पूरी तरह से हमारे मुख के भागों को नहीं छूती है। बोल के भी देख सकते हो आप, य, र, ल, व हल्की सी छूती है और इनका उच्चारण हम जब करते हैं। ये 4 हैं। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। तो ये व्यंजन गर्म कैसे? जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो आप हाथ रख के इनको बोल के देखो, श, श, स, ह। तो हाथ पे आपके थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी। हवा गर्म होकर
बाहर निकलती है। ये भी हमारे 4 हैं, श, श, स, तो इस तरह से आपके स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म मिलाकर आपके 33 हो जाते हैं, 33 वर्ण हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये भी 4 हैं। अब ये संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये एक व्यंजन से मिलकर नहीं बने हैं, इनमें 2 व्यंजन जुड़े हुए हैं। जैसे क्ष, क्ष में क जमा श जमा अ, स्वर तो आएगा आखिर में, क्योंकि स्वर के बिना तो कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता। लेकिन संयुक्त व्यंजन में आपको 2 व्यंजन और एक स्वर मिलेगा। त्र, त जमा र जमा अ। ज्ञ, अब बोलने में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ज्ञ में ग और य की आपको ध्वनि आती है, परंतु लिखने में जो है ये ज और य है। इसमें ज और य 2 व्यंजन जुड़े हैं। श्र, श जमा र जमा अ, इसी कारण इसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ये भी आपके 4 हैं। ठीक है, अब आते हैं अन्य व्यंजन, या इनको हम अतिरिक्त व्यंजन भी बोलते हैं। ये ढ और ढ, ये अब इसमें आप इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना। ढ ढ, ट ठ ड ढ न, ये ध्वनि और ये ध्वनि बहुत अलग है। कैसे अलग है? ये अतिरिक्त है, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, प्रारंभ नहीं होता है, ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे देखो सड़क, ठीक है ना, चढ़ाई, अब इनसे हम शब्द का प्रारंभ करते हैं। ढोलक है, डमरू है, लेकिन जो ये अन्य शब्द हैं जिनमें नीचे बिंदु लगी होती है, ये अतिरिक्त स्वर है। इनकी ध्वनि अलग है और उनकी ध्वनि अलग होती है। पढ़ाई, चढ़ाई, उसमें ये आता है, सड़क। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। ये तो मिलके कितने हो गए हमारे पास? 39 हो गए हमारे। ठीक है, अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं हमारे? जब एक ही वर्ण 2 बार आता है, रिपीटिशन होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे 2 बार न, गन्ना, बच्चा, बिल्ली, उसमें एक आपका आधा होता है और एक पूरा होता है। जैसे रस्सा, हिस्सा, गद्दा, एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, परंतु दोनों एक ही व्यंजन होते हैं, अलग अलग नहीं होते, तो उनको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आगे आते हैं हम संयुक्त अक्षर पर। अब ये संयुक्त अक्षर इनसे कैसे भिन्न है? होते ये भी संयुक्त व्यंजन ही होते हैं, परंतु ये द्वित्व व्यंजन जैसे ही 2 बार आते हैं, लेकिन अंतर क्या है? द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन होता है, 2 बार आता है, इसमें 2 अलग अलग व्यंजन होते हैं। जैसे इसमें एक आधा क है और इसमें पूरा त है, वक्त।
व्यवहार, स्वस्थ, इनमें जो है आपके दो अलग अलग भिन्न आपके व्यंजन होंगे। एक स्वर रहित होगा और एक स्वर सहित होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है अनुनासिक और अनुस्वार, जो बहुत गलतियां करते हैं आप लोग। कहाँ अनुनासिक लगाना है, कहाँ अनुस्वार लगाना है। अनुस्वार मतलब बिंदु और अनुनासिक चंद्र बिंदु। कहाँ बिंदु लगनी है, कहाँ चंद्र बिंदु लगनी है, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो देखिए, अनुस्वार, अनुस्वार कहाँ लगेगा? जब जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल आपकी नासिका से निकले, नाक में बोलते हैं जब हम, तो वहाँ पर अनुस्वार लगता है। जैसे कि अंक, गंगा, अंगूर, लंगूर, तो इसमें आपका अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात केवल बिंदु लगेगा। और अनुनासिक चांद बिंदु, जिसको या चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, वो कहाँ लगेगा? जब इनका उच्चारण करते समय जो हमारी श्वास वायु है, हवा जो है, वो नाक और मुख दोनों से निकले। जैसे आँख, 5, चांद। आप जब इसको बोलेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, आपको अंतर पता चलेगा कि इसमें क्या अंतर है। तो जब हम आँख बोलते हैं, तब आपका मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, उसमें से वायु निकलती है। और जब अनुस्वार में सिर्फ हम नाक का, नासिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अयोग्यवह। ये दो ध्वनियाँ ऐसी हैं जो ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। इन्हें हम अयोग्यवह कहते हैं। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा ही दिखाया जाता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा अंखाली ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि इनकी केवल इनके चिन्ह हम प्रयोग करते हैं, इनसे कोई शब्द नहीं बनाते हैं हम। ठीक है, ये स्वरों के साथ मिलकर आते हैं। जैसे हम संवाद बोले, अब ये देखिए संवाद, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? अब इसमें आपने देखा जब वर्ण विच्छेद किया तो संवाद यहाँ पर आया। इसको भी अगर हम विभाजित करें तो इसमें अम की आवाज आ रही है। अम, संवाद। संचार जब लिखें
इसमें भी देखिए अब क्या अंत में संचार, इसमें अ और न मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम ये वर्ण विच्छेद करते हैं तब इसको बहुत ध्यानपूर्वक इसका वर्ण विच्छेद आप करना। ठीक है, विसर्ग, अगली ध्वनि है विसर्ग। विसर्गें जो होती हैं इनमें थोड़ी सी ह की आवाज़ आती है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं लगभग ह जैसी ध्वनि निकलती है और ये स्वर के बाद और व्यंजन से पहले लगते हैं शब्द में। देखिए देखिए, प्रायः, दुःशासन, हल्का सा हम ह जैसी ध्वनि निकालते हैं मुझसे, दुःशासन, प्रायः, प्रातः, उसमें हम विसर्गों का प्रयोग करते हैं। अब आइए, एक होती है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि मतलब जब हम दूसरी भाषाओं के शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं और उन्हें लिखने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ ध्वनि ऐसी हैं जिनके लिए हमें अलग से एक चिन्ह बनाना पड़ा। हिंदी में जब हम उनका प्रयोग करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से एक ध्वनि चिन्ह बनाना पड़ा। जैसे कि अंग्रेज़ी के शब्द हैं, जैसे कॉपी, कॉलेज, कॉफ़ी, बॉल, इन हैं तो ये अंग्रेज़ी के शब्द, लेकिन हम जब इनको हिंदी में लिखेंगे तो हमारे पास औ जैसी ध्वनि के लिए भी कुछ ध्वनि चिन्ह होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा ध्वनि चिन्ह निश्चित किया गया है? आधा चांद, उसमें हम बिंदु नहीं लगाते। बहुत गलती करते हैं जब कहते हैं ना कि कॉपी लिखे तो आप काम्पी लिख देते हो। चांद लगाते हैं तो बिंदी तो लगानी है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। जब औ की ध्वनि आती है तब हम केवल चांद लगाते हैं, उस पर बिंदी नहीं लगाते। जब बिंदी लगाएंगे तो वो तो अनुनासिक हो गया, तो हमारे नाक से आवाज़ निकलेगी तो वो काम्पी हो जाएगा। लेकिन हमने निकालना क्या है ध्वनि? कॉपी, टॉफ़ी, ऑफिस। जब औ जैसी ध्वनि आएगी तब हमें सिर्फ चांद लगाना है, हमें बिंदु नहीं लगाना है। इसको बोलते हैं आगत ध्वनि, जो दूसरी भाषा से लाए हुए शब्द हैं उनको लिखने के लिए। अब आगे एक और आता है हलंत। आपको पता होगा, संस्कृत पढ़ते ही हैं, हिंदी में भी आप काफ़ी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। हलंत क्या होता है? हलंत होता है हल से अंत, मतलब जब शब्द जो है वो अंत में स्वर से अंत नहीं हो रहा है, वो आधा रह रहा है। और कोई भी वर्ण हमें जब उसको आधा बताना है तब उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। ये जितनी भी वर्णमाला आप देख रहे हो इसमें मैंने हलंत नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि इन सब में अ की ध्वनि है, क, ख, ग, तो उसमें अ स्वर है, इसलिए हम इसमें हलंत नहीं लगाया। अगर अ की ध्वनि उसमें से निकाल देंगे तो वो आधा हो जाएगा और हमें उसके साथ हलंत लगाना पड़ेगा। तो आधा शब्द वर्ण बताने के लिए हमें हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। इसको हल चिन्ह बोलते हैं। हलंत अर्थात हल से अंत। जैसे विद्यार्थी आप लिखते हैं
द आधा आ रहा है तो हमने उसको नीचे हलंत दे दिया, अर्थात ये आधा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है नुक्ता। बचपन में पढ़ा होगा नुक्ता। ये एक बिंदु होता है। अनुस्वार में हम बिंदु शब्द के ऊपर लगाते हैं मात्रा के साथ, परंतु नुक्ता जो है वो हिंदी भाषा का नहीं है। जो हमने उर्दू, अरबी, फ़ारसी के शब्दों को हिंदी में अब उनका उपयोग करना शुरू कर दिया है, उनका उपयोग करते समय हमें नुक्ते का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि फन। अच्छा, एक गलती आप बहुत करते हैं, जब आप फूल बोलते हैं, प फ ब भ म, आप सब अब जब फ का उच्चारण करते हैं तो उसको फ बोलते हैं, फूल। फूल वो इंग्लिश में फूल होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। हिंदी में फ ध्वनि नहीं है, वो है फ। अपने होठों को जोड़कर हम बोलते हैं फ, फूल, क्योंकि वो पवर्ग से है। प के बाद फ आया है तो प फ नहीं, वो गलत हो जाएगा। फ बोलेंगे तो उसमें नीचे नुक्ता आता है। ठीक है, तो जितने भी उर्दू, अरबी, फ़ारसी के शब्दों को जब लिखते हैं उनमें हम नुक्ता लगाते हैं। जैसे दरवाज़ा, दरवाज़ा, अगर नुक्ता नहीं लगाएंगे तो दरवाजा हो जाएगा। ठीक है। कागज़, जब ऐसी ध्वनि आती है ज, तब उसमें नुक्ता होता है। अगर हम अपने नुक्ता नहीं लगाया तो वो कागज हो जाएगा, कागज़ नहीं होगा। दरवाज़ा, जहाज़, जहाज़, पहले ज में ज की आवाज़ नहीं है। आपके दूसरे ज में नुक्ता है तो तब हम बोल रहे हैं ज, जहाज़। ठीक है, अगर आप नुक्ता नहीं लगाएंगे तो जहाज हो जाएगा, जहाज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हिंदी में उच्चारण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप जैसा बोलते हो वैसा ही लिखते हो। सही बोलोगे तो सही लिखो। ठीक है, उच्चारण का बहुत महत्व है हिंदी में। अब वर्ण विच्छेद की बारी आती है। इसके बाद वर्ण विच्छेद। बहुत गलतियाँ होती हैं इसमें भी, जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं। कोई भी शब्द है, वर्ण से बना है, और उनको अलग अलग करना, उनको विभाजित करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अभी मैंने जितनी भी आपको ध्वनियाँ बताई हैं, जितने भी आपको नियम बताए हैं, उनको इस पर आपने लगाना है। वर्ण विच्छेद करते समय उनका ध्यान रखना है। अब जैसे कोई भी शब्द ले लो, आश्चर्य, इसका वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे? एक एक वर्ण लेना है आपको। पहले एक वर्ण पूरा हो जाए फिर अगले वर्ण पे जाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होती। आ, अब श आधा है इसमें। ठीक है, तो हम उसको हलंत के साथ लेंगे। च पूरा है, च में अ है।
अब किसकी आपको आवाज़ आ रही है? आश्चर्य, र की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर र की आवाज़ आ रही है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था र का कैसे प्रयोग करना है। जहाँ उसकी ध्वनि आती है उसके अगले व्यंजन पे वो रेफ बनता है। तो ये रेफ यहाँ पर बना हुआ है आश्चर्य में। तो अब अ के बाद क्या आएगा? र, और र आधा है। उसके बाद य और अ। ठीक है, जब भी आप वर्ण विच्छेद करें, एक एक वर्ण लें, उसको विच्छेद करें, फिर अगले वर्ण पर जाएं। आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। मात्राओं का ध्यान रखें। र का प्रयोग आपको बताया था, उसका ध्यान रखें। ठीक है, तो आपकी वर्ण विच्छेद में कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद वर्ण मेल। अब दिए हुए वर्ण विच्छेद को वापस आपको शब्द बनाना है, वो वर्ण मेल होता है। तो वैसे ही आप बस जोड़ते जाइए। ठीक है, जैसे कि ये आपको दिया हुआ होगा, तो क ऐसे ही आप जोड़ें, एक व्यंजन एक स्वर को जोड़ें। क म ल, क्या बन गया? कमल। तो ये भी बहुत आसानी से हो सकता है, कोई गलती नहीं हो सकती अगर आप ध्यानपूर्वक इसको करें। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपकी वर्कशीट जो है, आप पहले नोट्स को पढ़ेंगे, वीडियो को समझेंगे, उसके बाद आप वर्कशीट खुद करने की कोशिश करेंगे ध्यान से। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।